दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शालिनी शिनेत और हमारे साथ हैं आज़ाद पांडे। आज़ाद पांडे इस्माइल रोटी बैंक के नाम से अपना एनजीओ चलाते हैं और जो बच्चे सड़क पे घूम रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं या नशे में पड़े होते हैं, नाले के किनारे, रेलवे स्टेशन पे, उन सारे बच्चों के लिए काम करते हैं। तो आज हम हैं गोरखपुर के प्रेक्षागृह में। यहाँ पे बहुत सारे करीब 150-200 बच्चे इकट्ठा हुए थे, अभी बाहर चले गए हैं। और वो वही बच्चे थे जो भीख मांगते हैं और रेलवे के किनारे या जहाँ भी उनको जहाँ भी नशा की ज़रूरत पूरी हो जाती है वहाँ नाले के किनारे खा के पड़े रहते हैं। तो उन सारे बच्चों को इन्होंने इकट्ठा किया था। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि किस तरह इसकी योजना बनी और इसके बारे में आप बताइए। आज जो कार्यक्रम था वो गोरखपुर जिला प्रशासन और इस्माइल रोटी बैंक के संयुक्त तत्वाधान में बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में था। और ये निश्चित रूप से केवल और केवल इस बात के लिए कार्यक्रम था कि गोरखपुर में जो भी बच्चे हों, जो बड़े हों, जो बुजुर्ग हों, जो नशे की गिरफ्त में फंसे हुए लोग हों, जो आम जनमानस नशे की गिरफ्त में फंसा हुआ है, उसको नशे की गिरफ्त से बाहर निकाल के समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके हेतु जिला प्रशासन का और इस्माइल रोटी बैंक का संयुक्त प्रयास का ये कार्यक्रम था। इसमें प्रथम कार्यक्रम इसके पहले जो हुआ था उसमें हम लोगों ने ये तय किया था कि गोरखपुर जिले के नशेड़ियों को चिन्हांकित किया जाएगा। तो चिन्हांकन का कार्य हम लोग लगभग पिछले 15 दिनों में किए और चिन्हांकन करने के बाद आज वो इस सभागार में आए थे। तो जब बात नशे की होगी तो बात इसकी होगी कि नशा छूटेगा कैसे। तो अभी हमारे साथ विक्रांत तिवारी जी हैं जो गोरखपुर के एक सशक्त गोरक्ष हॉस्पिटल के फाउंडर भी हैं और अपने यहाँ गोरखपुर का पहला ऐसा हॉस्पिटल जिनमें इन्होंने एक केबिन बनवाया है नशा मुक्ति काउंसलिंग केंद्र का। सबसे अच्छी बात यह है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो सामान्य लोगों से निःशुल्क नशा मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए उनकी काउंसलिंग कर रहा है। तो विक्रांत जी का ये काम भी बहुत ही सराहनीय है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित भी रहे। तो इस तरह के प्रयास समाज में जो अगर होते रहें, इस तरह के प्रयास अगर हमारे और आपके द्वारा होते रहेंगे तो निश्चित रूप से गोरखपुर नशा मुक्त होगा। हमें बहुत ही चिंता होती है जब हम आगरा में उतरते हैं तो लिखा रहता है कि आपका स्वागत ताज करता है। हम जब बनारस में उतरते हैं तो बाबा वहाँ पे हमारा स्वागत करते हैं। हम जब मथुरा में जाते हैं तो कृष्ण हमारा स्वागत करते हैं। लेकिन जब हम गोरखपुर में आते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर्स पे लिखा रहता है कि शुद्ध प्लस आपका स्वागत करता है। बहुत ही चिंता का विषय है हमारे लिए। तो इस शहर में हम जल्दी ही ऐसे ही बैनर्स लगाने का काम करेंगे कि आइए आपका उस शहर में स्वागत है जहाँ कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता है और नशा मुक्त शहर होगा। ये प्रथम उत्तर प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और लगातार हम लोग लगे हैं। विक्रांत जी से भी हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि क्या ये लोग उस काउंसलिंग सेंटर में कर रहे हैं, अब तक क्या सफलता की मुहिम रही है। अपने पास जो मरीज आते हैं, जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं जो नशा मुक्ति केंद्रों से या काउंसलिंग सेंटर से आते हैं। अधिकतर ऐसे मरीजों के बारे में देखा जाता है कि उन पैसे का अभाव नहीं होता, हमें कई बार पैसे की अधिकता की वजह से वो नशे में चले जाते हैं। ऐसे मरीजों के लिए हमने एक काउंसलिंग सेंटर स्थापित किया हुआ है जहाँ हमारे जो रेफरेंस डॉक्टर्स हैं और बाकी जो ऐसे समाजसेवी लोग हैं जो इन लोगों के बीच में रहते हैं, इनकी सेवाएं हम लेते हैं ताकि उनको ट्रीटमेंट के साथ साथ एक मानसिक तौर पे भी उनको नशे से अलग किया जा सके। इसका एक छोटा सा प्रयास है। आगे जैसे जैसे हमें और अनुभव मिलेगा उसमें आगे और प्रयास करने का कोशिश करेंगे। अच्छा आज़ाद, मेरा एक सवाल और रहेगा कि इसमें हमने देखा कि बहुत सारी लड़कियां भी थीं और जैसा कि आपने बताया कि एक लड़की ऐसी भी है, एक लड़की अनेक लड़कियां ऐसी भी हैं कि जो सिंगल मदर हैं, जिनके पिता का पता नहीं है और वो यहाँ पे भी आई भी थी। तो उन लड़कियों को किस तरह आप लोग गाइड करते हैं, किस तरह सिखाते हैं और कितनी संख्या में है उन लड़कियों की हालत पे थोड़ी सी बात करें। देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है कि जो आपको बच्चे दिखे हैं वो 3 तरह के बच्चे थे। पहला बच्चा ऐसा है जो पूरी तरह से लावारिस है, अनाथ है, अक्षम है। दूसरा बच्चा ऐसा है जो सिंगल मदर से पैदा होता है। सिंगल मदर से पैदा हुए बच्चे ही समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इन बच्चों को ये पता नहीं होता है कि इनके पिता कौन है, ना इनकी माँ को पता होता है कि इनके पिता कौन है। ऐसे बच्चे हमेशा समाज के लिए घातक साबित हुए हैं। आप जेलों की संख्या देख लीजिए, जेलों में काउंसलिंग का काम जब हमारा है और जब हम लोग जेलों में जाते हैं तो वहाँ भी ये स्थिति बहुत ही खतरनाक है। ये बच्चे कहीं से भी संस्कार को छू भी नहीं पाते हैं और संस्कारों का अभाव इन्हें निश्चित रूप से अपराध की तरफ ले जाता है और ये अपराधी बन जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता उसी क्षेत्र में है जो सिंगल मदर से पैदा हुए बच्चे हैं। और ये कहीं ना कहीं नशा और अभाव, भोजन का अभाव, शिक्षा का अभाव, सामाजिकता का अभाव, नैतिकता का अभाव, सांस्कृतिक सभ्यता का अभाव जो है वो इन्हें इस तरफ ले जा रहा है। तो हमें इस तरह से चारों तरफ काम करना पड़ेगा और अभिमन्यु की तरह एक नए जाल की संरचना करनी पड़ेगी जो चारों तरफ से इन्हें जाल में बिछा के इनके उस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम करेंगे। तब जाके ये बच्चे सुरक्षित होंगे, वो माताएं सुरक्षित होंगी और ये जो बच्चे बिना बाप के पैदा हो रहे हैं इनकी पौध को हम रोक पाएंगे और समाज को नई दिशा में ले जा पाएंगे। विक्रांत जी, आपसे एक सवाल है। अभी आपने बताया कि काउंसलिंग करते हैं, कितनी लड़कियां महिलाएं आपके पास आती हैं काउंसलिंग के लिए?
काउंसलिंग के लिए अभी महिलाओं की संख्या बहुत कम है शहर में। अधिकतर जो संख्या होती है वो पुरुषों की होती है, नवयुवकों की होती है। जो ये संख्या है वो 18 से लेकर 40-50 तक के लोगों के बीच में है। हाँ, महिलाएं अधिकतर ऐसे प्रभावित होती हैं, अधिकतर महिलाएं आती हैं अपने हस्बैंड को लेके, उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। हस्बैंड जो है वो पहले अच्छा कमाते थे शादी के टाइम में, शादी के बाद उन्हें नशे की लत लग गई है, उन्होंने अपनी पूरी जो भी धन संपत्ति रही है वो गंवा चुके हैं नशों में। अब वो महिलाएं परेशान है कि हमारे हस्बैंड को एक तो दो चीज़ें उसमें रहती हैं, पहली शराब की नशे हुए या जो भी नशे हैं जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो चुका है, तो पहला उनको चिंता रहता है कि उनकी स्वास्थ्य बचाई जाए। दूसरा रहता है अगर ये बच भी गए तो ऐसा ना हो कि फिर से उसमें घुस जाए, उस नशे में चली जाए। तो मतलब महिला अपने पति को लेके आती है, लेकिन अपने लिए कोई महिला काउंसलिंग के लिए आपके पास अभी नहीं अपने है? पास महिलाओं की संख्या जो है, हमें नहीं लगता कि जो फैमिली सिस्टम में जो महिलाएं हैं वो अभी तक इस लाइन में आई हैं। वो ऐसी ही महिलाएं इस नशे की गिरफ्त में हैं जो अभी रेलवे स्टेशन से या जिनके पास आवास नहीं है, जो जिनका कोई फैमिली नहीं है, वो लोग ही इसमें हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं आ पाती हैं।